हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 दिसंबर के करेंट अफेयर्स। आज हम काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और पर्सन्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो रिसेंटली न्यूज़ में थे। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम है उनमें आपको आज की अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल सकता है, क्योंकि आज की अपॉइंटमेंट काफ़ी खास है। ठीक है, अगर आज के क्लास के करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम के टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश में होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है नीना सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि ये पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल बन गई है CISF की। तो जो कोई चीज पहली बार होती है तो वो अपने आप में स्टैटिक भी होती है और करेंट अफेयर्स तो है ही। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में 3 इंपॉर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री जो फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस कंट्री की, उनके डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया गया है। पहली है CISF, मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल बन गई है नीना सिंह। इनका नाम आपको याद रखना है और इनका जो काम रहेगा या इनका जो टेन्योर रहेगा वो 31 जुलाई 2024 तक रहेगा। 31 जुलाई 2024 तक ये अपना कारभार संभालेंगी। नीना सिंह इनका नाम है और ये पहली महिला CISF की चीफ या डायरेक्टर जनरल बन गई हैं। अगर हम बात करते हैं अबाउट द CISF, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। पार्लियामेंट में 1968 में एक एक्ट पास होता है और 1969 मतलब 1969 में CISF का फॉर्मेशन होता है। ये जो बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब हमारे गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है। इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मिलेगा। एंड काम क्या होता है, तो CISF का काम होता है हमारी कंट्री के अंदर जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट या फिर आपके एयरपोर्ट है, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम CISF करते हैं। और CISF का मोटो क्या है, सेफ्टी एंड डिफेंस। डन। चलिए, नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज में है वो है अनीश दयाल सिंह। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। क्यों सुना होगा, क्योंकि अनीश दयाल सिंह पहले इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस मतलब ITBP के चीफ थे और लेकिन अब इन्हें डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है CRPF का। तो CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, अनीश दयाल सिंह बन गए हैं। और कैबिनेट कमेटी के द्वारा इनको भी अप्रूव किया है, इनकी अपॉइंटमेंट को भी अप्रूव किया है और CRPF के नए DG डायरेक्टर जनरल होंगे। कब तक के लिए, 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 तक के लिए रहेंगे। अब यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट की गई है जो है विवेक श्रीवास्तव जी की, और विवेक श्रीवास्तव डायरेक्टर जनरल होंगे फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स के। ठीक है, और इनका अपॉइंटमेंट कब तक के लिए किया गया है, तो 30 जून 2025, 30 जून 2025 तक के लिए किया गया है। और प्रेजेंटली स्पेशल डायरेक्टर इन IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर के रूप में विवेक श्रीवास्तव जी काम कर रहे थे। अभी डायरेक्टर जनरल बन गए हैं फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स में। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द CRPF। CRPF क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। ठीक है, 1939 में इसका फॉर्मेशन हुआ था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है CRPF एक्ट, और उसके बाद 28 दिसंबर 1949 में CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही काम करती है, नई दिल्ली में हेड ऑफिस है और सर्विसेज एंड लॉयल्टी जो है इसका मोटो है। ठीक है, चलिए अगले पर्सन जो न्यूज में है, अब देखिए यहाँ पे अनीश दयाल सिंह जी तो अब बन चुके हैं CRPF के DG। इसके पहले वो ITBP के हेड थे। तो ITBP के अब जो नए चीफ होंगे उनका नाम है राहुल रसगोत्रा। ठीक है, तो राहुल रसगोत्रा जो है उन्हें डायरेक्टर जनरल मतलब DG अपॉइंट किया गया है ITBP का, मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स का। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर होता है तो इंडो चाइना वॉर के बाद हमने फॉर्म किया था, हमने एक संस्था बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाई थी जिसका नाम था ITPB। बेसिकली इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर एरिया है, हमारा हिमालय माउंटेन जो एरिया है, वहाँ पर प्रोटेक्शन देने का काम ये करते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में अगेन मिल जाएगा। इसके पहले राहुल जी पोस्टेड थे स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। इनका जो टेन्योर है वो 30 सितंबर 2025 तक रहेगा, 30 सितंबर 2024 तो 2025। आपको मतलब 3 लोगों के नाम यहाँ पे बेसिक तौर पे याद रखने, एक तो नीना सिंह का नाम है, फिर अनीश जी का नाम है और दूसरे है राहुल जी। और विवेक श्रीवास्तव जी का नाम याद रख पाते तो बहुत अच्छी बात है। तो 4 नाम हमने यहाँ पे डिस्कस किए और ये चारों अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी। कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल देते हुए
इन अपॉइंटमेंट को किया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलिए, अब कुछ और पर्सन है न्यूज़ में जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ भी जनरल अवेयरनेस आता है, तो जनरल अवेयरनेस की तैयारी आप इस कोर्स के साथ कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है PYQ के साथ। कंप्लीट कोर्स को भी लिया जा सकता है और इंडिविजुअल कोर्स को भी परचेज किया जा सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, और अगर आप पूजा 20 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो एडिशनल 20% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डन। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में। तो रिसेंटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम होता है, और कोलेजियम के जो हेड होते हैं वो हमारे CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो हमारे जो कोलेजियम का गठन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम बनाया था, और उस कोलेजियम ने 5 लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट या 5 लोगों के नाम सजेस्ट किए हैं जो आने वाले समय पे 5 अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंड्स नेम ऑफ न्यू चीफ जस्टिस फॉर 5 हाई कोर्ट्स। 5 हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम रिकमेंड किया है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने। और कॉलेजियम का, जैसे कि मैंने कहा कि हेड कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मतलब DY चंद्रचूड़ थे। ठीक है, कौन कौन से हाई कोर्ट है जहां पे चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाएंगे, तो इलाहाबाद, राजस्थान, गुवाहाटी, झारखंड, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो आप किस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मान लेते हैं आप हरियाणा से हैं या राजस्थान से, तो अपने राज्य में जो आपके चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बनने वाले हैं वो नाम आपके स्टेट एग्जाम के लिए VVIP हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, इनका नाम रिकमेंड किया गया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। तो राजस्थान हाई कोर्ट के आने वाले समय में चीफ जस्टिस मोहन जी रह सकते हैं। नेक्स्ट है जस्टिस अरुण वंसाली, इनका नाम रिकमेंड किया गया है फॉर द इलाहाबाद हाई कोर्ट। जस्टिस विजय विश्नोई, इनका नाम रिकमेंड किया गया है फॉर द गुवाहाटी हाई कोर्ट। जस्टिस VR सारंगी, इनका नाम रिकमेंड किया गया है फॉर द झारखंड हाई कोर्ट। एंड जस्टिस सील नागू, इनका नाम रिकमेंड किया है फॉर द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे पर्टिकुलर किसी स्टेट के चीफ जस्टिस का नाम नहीं पूछेगा। रीज़न ये है कि बार बार इनमें चेंजेस होते रहते हैं, अपॉइंटमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो वो आपसे नहीं पूछेगा। जब कोई पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उनका अपॉइंटमेंट जम्मू एंड कश्मीर के कोर्ट में कुछ हो गया तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पे पूछेगा। बाकी आप स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको इन एग्जाम के लिए इन नामों को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के बारे में बात करते हैं। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही कोई स्टैच्यूटरी बॉडी है। मतलब कॉलेजियम के बारे में ना हमारे संविधान के किसी आर्टिकल में है और ना ही पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके कॉलेजियम को बनाया है। बस एक बॉडी है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तैयार की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं वो बेसिकली इस बॉडी को हेड करते हैं। और इस बॉडी में एक सुप्रीम कोर्ट का जो CJI है वो तो होते हैं, और 4 और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो टोटल 5 लोगों का एक कॉलेजियम होता है, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन होगा, या फिर जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट, उनके ट्रांसफर के बारे में ये लोग डिस्कस करके अपना डिसीजन देते हैं। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए, अगले जो पर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनका नाम पहले भी एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन के बारे में, और इन्होंने रिसेंटली 5th नंबर का वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है, तो अभी फिडे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, और 5वीं बार लगातार यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं। और अभी फिलहाल 5th टाइम मैग्नस कार्लसन ने फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। मैग्नस कार्लसन जो है इन्होंने टोटल 16 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किए, जिसमें से 5 रैपिड टाइटल है, 6 ब्लिट टाइटल है एंड 5 क्लासिकल टाइटल है। और कुछ समय पहले अगर आप अगस्त के महीने के करंट अफेयर्स को उठाएंगे तब मैंने आपको फिडे वर्ल्ड कप के बारे में बताया था, और मैग्नस कार्लसन और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन इनके बीच में फाइनल हुआ था। और आर प्रज्ञानंदन विश्वनाथन आनंद के बाद पहले पर्सन थे जो कि फाइनल में पहुंचे थे फिडे वर्ल्ड कप के। इनके बीच में फाइनल खेला गया था और मैग्नस कार्लसन ने फिडे वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया था। ये जो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप है इसकी शुरुआत स्टार्टिंग कब होती है, 2012 में। ठीक है,
अगले एक पर्सन के बारे में बात करते हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आप देख सकते हैं अमित शाह जी के द्वारा मैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है। मैन ऑफ द ईयर 2023 कौन बन गए हैं, आइए हम बात करते हैं। तो मिस्टर LP हेमंता के श्रीनिवासुलु, इन्हें मैन ऑफ द ईयर 2023 का टाइटल दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। फिलहाल कौन है ये? तो ये डायरेक्टर हैं लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ट्रेड काउंसिल के। इन्होंने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन और ग्लोबल इकोनॉमी रिलेशन अदर कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए इन्हें मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द नालसा। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नालसा। पहले कुछ बातें मैं नालसा के बारे में बता देती हूँ, फिर बाद में हम न्यूज़ को देखेंगे। नालसा का मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा। ठीक है। नालसा का जो फॉर्मेशन हुआ है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के बाद हुआ है। इसका काम क्या होता है? क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति है जिसको कोर्ट में केस करना है या केस लड़ना है और वो बहुत गरीब है, वीकर सेक्शन से है, पुअर सेक्शन से है, तो उनको भी इक्वल जस्टिस मिल सके, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल जो सुविधाएं होती हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए, फ्री लीगल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए वीकर सेक्शन को, सोसाइटी को, और इसके अलावा उनके जो छोटे मोटे डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करने के लिए नालसा का फॉर्मेशन किया गया था, जिससे जुडिशरी पे ज़्यादा बर्डन भी ना आए और यहाँ पे वीकर सेक्शन को भी एक अच्छा लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा सके। इसलिए नालसा का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे हम संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, सेकेंड सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के। इनका नाम नॉमिनेट किया गया है फॉर द नालसा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में प्रेसिडेंट के द्वारा रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है जस्टिस संजीव खन्ना का नाम, जो कि सेकेंड सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के। डन। चलिए अगली पर्सन जो न्यूज में है वो दीपिका पादुकोण है। इन्हें बिस्लरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बिस्लरी का किसे बनाया गया है? तो दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। नेक्स्ट जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस दिखाई दे रहे हैं और इन्हें रिसेंटली जापान की कोएसान यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टर का टाइटल, मतलब डॉक्टरेट की डिग्री या टाइटल ऑनर दिया गया है, सम्मान दिया गया है, उपाधि दी गई है। ठीक है। चलिए अगले जो पर्सन है वो है ये 8 साल की आप देखेंगे चेस कैटेगरी में आप देखेंगे चेस चैंपियनशिप रही है। ठीक है। इनका नाम है AS सर्वानिका। AS सर्वानिका 8 साल की है और इन्होंने एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप के 2 अलग अलग कैटेगरी में मेडल हासिल किए हैं। एक अंडर 8 कैटेगरी में गोल्ड मेडल है और अंडर 8 ब्लिट्ज, अगर आप देखेंगे अंडर 8 क्लासिकल कैटेगरी में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। तो ये चेस से एसोसिएटेड है। वहीं अगली जो प्लेयर आपको दिख रही है उनका नाम है पूजा धांडा। पूजा धांडा का रिलेशन रेसलिंग से है और इनको रिसेंटली नाडा ने 1 ईयर के लिए बैन कर दिया है। ठीक है। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है और नाडा ने इन्हें 1 साल के लिए बैन कर दिया है। पूजा डांडा इनका नाम है, जो कि एक रेसलर है। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि WFI के नए इलेक्शन हुए थे और नए इलेक्शन होने के बाद यहाँ पर WFI के प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया था और WFI के जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो संजय सिंह बनाए गए थे, जो कि माना जाता है कि वो लॉयल थे ब्रजभूषण के। लेकिन उसके बाद आपको पता है हमारे रेसलर्स वगैरह जो थे, आप यहाँ पे देखेंगे उनका भी प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ने ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, मतलब ये इलेक्शंस को नहीं माना। लेकिन अब WFI की डे टू डे वर्किंग तो ज़रूरी है। कैसे काम होगा WFI का? तो यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा कि डे टू डे वर्क को करने के लिए आप एक एडहॉक कमेटी बनाओ। उस एडहॉक कमेटी में कुछ मेंबर्स को रखो जो कि WFI के डे टू डे वर्क को देखेंगे, ऑपरेट करेंगे उसे प्रॉपरली। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 3 मेंबर की एक एडहॉक कमेटी बनाई है जो कि WFI के अफेयर्स को रन करेगी, क्योंकि रिसेंटली WFI का जो भी डिस्प्यूट चल रहा है और जो भी इलेक्शंस को लेके यहाँ पे गड़बड़ियाँ चल रही हैं और लोग नाराज़ हैं, रेसलर नाराज हैं, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो इस एडहॉक कमेटी में आपको 3 मेंबर देखने को मिलेंगे। वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भूपिंदर सिंह बाजवा, जो कि इस कमेटी के हेड होंगे। 2 और पर्सन हैं, एक है MM सौम्या जो कि हॉकी प्लेयर है, दूसरे हैं फॉर्मर इंटरनेशनल शटलर जिनका नाम है मंजू शाह कन्वर।
ये 2 मेंबर एडॉक कमेटी के मेंबर होंगे जो कि WFI के डेली वर्क को, डे टू डे वर्क को संभालने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए अगले पर्सन जो न्यूज़ में हैं उनका नाम है विजयकांत, जो कि एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं, एक एक्टर भी रहे हैं। इन्होंने कई सारी मूवीज़ में भी काम किया है। ठीक है, और DMDK के फाउंडर रहे हैं विजयकांत। ही पास्ड अवे रिसेंटली इन चेन्नई। ठीक है, इनका सिनेमा का करियर भी बहुत अच्छा रहा है। इसके अलावा 2011 से 2016 के बीच में लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं तमिलनाडु असेंबली में। ठीक है, इन्होंने DMDK एक पार्टी बनाई थी 2005 में, जिसका मकसद बेसिकली एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म तैयार करना था तमिलनाडु में। तो विजयकांत जी का नाम आपको याद रखना है, एक्टर भी रहे एंड पॉलिटिशियन भी रहे हैं। डन। चलिए, ये कुछ पर्सन्स थे जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कुछ स्टेट और नेशनल न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहली न्यूज़ है यहाँ पे प्रजापालन प्रोग्राम। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो सिटीजन हैं उनकी बेसिक नीड्स क्या हैं, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो जितने भी लोग हैं उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, उनसे एक फॉर्म फिल कराया जाएगा कि उनकी बेसिक नीड क्या है, किन चीज़ों की कमी है और क्या करना चाहिए। तो एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा और उस हिसाब से फिर पॉलिसी फ्यूचर में बनाई जाएंगी। तो यहाँ पे लोगों की जो ग्रास रूट लेवल पे नीड्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए और एक डेटाबेस तैयार करने के लिए प्रजापालन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। और तेलंगाना के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है भाटी मालू, उनके द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर एक और नया फैसला आया है गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट ने मुस्लिम लीग जम्मू एंड कश्मीर मसरत आलम फैक्शन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया है अंडर द UAPA एक्ट। अब ये UAPA एक्ट क्या होता है? मतलब एंटी टेररिस्ट अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 में आया था। और इसी के सेक्शन 3 के अंदर मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। और ये फैसला होम मिनिस्ट्री ने लिया है। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस ग्रुप ने एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ की हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए इस ग्रुप को 5 इयर्स के लिए अनलॉफुल या गैर कानूनी डिक्लेयर किया जा रहा है। अच्छा, UAPA एक्ट जो है वो लॉ कब इनेक्ट हुआ था? 1967 में हुआ था। इस एक्ट में कई बार अमेंडमेंट हुए हैं, कई बार संशोधन हुए हैं, जैसे कि 2004, 2008, 2012 और 2019। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, पाकिस्तान ने रिसेंटली अपने एक एडवांस रॉकेट सिस्टम को लॉन्च किया है, उसकी टेस्टिंग की है जिसका नाम है फतह 2। इसके पहले फतह 1 मिसाइल को ऑलरेडी लॉन्च कर चुके थे और फतह 1 की जो रेंज थी वो 250 किलोमीटर की थी। अभी जो फतह 2 है इसकी रेंज आप देखेंगे तो 400 किलोमीटर की है और कई सारी टेक्नोलॉजी से लेस है और एडवांस फीचर्स को होल्ड करता है। तो पाकिस्तान का ये मिसाइल या रॉकेट सिस्टम है जिसका नाम है फतह 2। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक बीमारी के बारे में जिसके लिए रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने कंसर्न दिखाया है कि आने वाले समय में ये बीमारी बहुत घातक हो सकती है, मतलब फैल सकती है, ह्यूमंस में भी आ सकती है। मैं बात कर रही हूँ ज़ॉम्बी डियर डिसीज़ के बारे में। नाम क्या है बीमारी का? ज़ॉम्बी डियर डिसीज़। ज़ॉम्बी डियर डिसीज़ बेसिकली जो है वो जो डियर्स हैं उनके नर्वस सिस्टम को अटैक करती है और जब उनके नर्वस सिस्टम को अटैक करती है तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, खाना वगैरह नहीं खाते और अल्टीमेटली फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो अभी USA में लगभग 100 डियर्स में, लगभग 800 डियर्स में, जो येलो आपका नेशनल पार्क है ना अमेरिका में, वहाँ के 800 आपको जो हिरन है, डियर है, उनमें ये बीमारी देखी गई जिसका नाम है ज़ॉम्बी डियर डिसीज़। आइए इस बीमारी के बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं। द स्प्रेड ऑफ ज़ॉम्बी डियर डिसीज़। ठीक है, इसका एक कंसर्न दिखाया गया है क्योंकि वाइल्ड लाइफ पार्क जो है USA के, वहाँ पे कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसके कारण रिसर्चर्स ने वार्निंग दी है कि ये बीमारी आने वाले समय में, हालांकि अभी तो कोई भी ह्यूमन केस नहीं देखा गया है, लेकिन आने वाले समय में जैसे और भी बीमारियां जानवरों से इंसानों में आई हैं तो वैसे ये बीमारी का भी खतरा है कि ये जानवरों से कहीं इंसानों में ना आ जाए। ज़ॉम्बी डियर डिसीज़ का एक और नाम है जिसको हम CWD मतलब क्रोनिक वास्टिंग डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। डियर, एल्क एंड मूस में ये बीमारी बेसिकली देखी जाती है जिसमें क्या होता है, इन जानवरों का बिहेवियर चेंज होता है, इसके अलावा बॉडी कंट्रोल नहीं रहता और इवेंचुअली भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते और उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो एक प्रोटीन जब सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता, सही तरीके से काम नहीं करता, और उस प्रोटीन का नाम है प्रियंस प्रोटीन और ये अटैक कर देता है ब्रेन को और हमारे नर्वस सिस्टम, मतलब जानवरों
के नर्वस सिस्टम के जो टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज कर देता है। ठीक है, तो ये बीमारी होती है और डायरेक्ट अगर आप एक जानवर दूसरे एनिमल के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसको भी ये बीमारी पहुंच जाती है। ये इसका मेन रीज़न है। लगभग 800 सैंपल रिसेंटली पाए गए हैं डियर में येलोस्टोन नेशनल पार्क में। इसलिए यहाँ पे रिसर्चर्स ने कहा है कि जो CWD है वो स्लो मूविंग डिजास्टर है और आने वाले समय में जैसे कि कुछ और बीमारियाँ थी, जैसे कि मैड काउ डिसीज़ थी, तो कई सारी ऐसी जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो कि एनिमल से इंसानों में आ जाती हैं। तो अभी तो कोई केसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे खतरा बताया जा रहा है कि कहीं ये बीमारी इंसानों में ना आ जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया ने रिसेंटली आइडेंटिफाई किए हैं 22 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक फॉर फ्यूचर माइनिंग। तो देखिए हमारी कंट्री में एक बॉडी है GSI, और GSI का काम भी यही होता है कि कहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज है, कहाँ पे कौन सी मिनरल्स या माइनिंग एरिया है जहाँ पे हम फर्दर मतलब उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मिनरल को निकाल सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों में उन सारे ब्लॉक को कवर देखने का काम, सर्वे करने का काम GSI डिपार्टमेंट जनरली करता है। तो यहाँ पर 22 ऐसे ब्लॉक्स हमको मिले हैं जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल हमने पाए हैं और फ्यूचर में इनकी ऑक्शन भी होगी और माइनिंग भी होगी, ऐसा हमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा रिसेंटली बताया गया है कि हमें 22 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक मिले हैं 9 अलग अलग स्टेट में, जो कि फ्यूचर में हम इनके ऑक्शन भी कर सकते हैं और इनकी माइनिंग की जाएगी और मिनरल्स जो है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स वो मेटल या नॉन मेटल होते हैं जिनका इस्तेमाल आज हम हाईटेक टेक्नोलॉजीज में, इसके अलावा हम कह सकते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर आपकी बैटरी डिवाइसेस में, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करने वाले जो मिनरल्स होते हैं उनको हम क्रिटिकल मिनरल्स के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको कोबाल्ट, टाइटेनियम, गैलियम, वेनेडियम, टंगस्टन, लिथियम और कई सारे और रेयर अर्थ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये जो ब्लॉक का सर्वे किया था वो किसने किया था? तो मैंने बताया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब GSI और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL के द्वारा ये सर्वे कंडक्ट किया गया था। और ये जो ब्लॉक मिले हैं हमें कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम एंड मध्य प्रदेश में मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैटेगरी भी बताई गई, जैसे कि कर्नाटका से हमें कोबाल्ट का ब्लॉक मिला है, वैसे ही यहाँ पे टाइटेनियम, गैलियम और वेनेडियम का जो ब्लॉक है वो झारखंड से है। टंगस्टन के डिपॉजिट महाराष्ट्र में मिले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हमें यहाँ पे आप देखेंगे टंगस्टन मिला है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु से हमें टंगस्टन के डिपॉजिट मिले हैं और वेनेडियम का जो रिजर्व है वो अरुणाचल प्रदेश, असम एंड बिहार में मिला है। ठीक है, चलिए अब अगली कहानी को समझते हैं और कहानी को समझने से पहले थोड़ा सा माहौल सेट कर लें। तो माहौल ऐसा है, मैं बात कर रही हूँ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक DSIB के बारे में। अब ये क्या कहानी होती है? आप लोगों को एक क्राइसिस पता होगा, एक लेहमैन ब्रदर करके बैंक था अमेरिका में, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बैंक था, काफ़ी असेट्स थे, काफ़ी पैसा था, लेकिन वो बैंक कोलैप्स हो गया। और वो बैंक जब कोलैप्स हुआ तो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी हिल गई। तो ऐसा फिर कंसर्न अदर कंट्रीज़ में भी उठने लगा और पूरे वर्ल्ड वाइड कंसर्न आने लगा कि बैंकों के पास पैसा है और बैंक ही हैं जो कंट्री की इकोनॉमी को रन कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर कोई बैंक कोलैप्स होता है तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरा जो कंट्री है वो इकोनॉमिक क्राइसिस में चला जाएगा। तो इसलिए सभी कंट्रीज़ ने मिलकर ये फैसला लिया कि सभी कंट्रीज़ को ये मैंडेट है कि अपनी कंट्री के जो DSIB मतलब डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक है, जो मतलब इतनी इजीली फेल नहीं हो सकते और आपकी कंट्री का बहुत सारा इकोनॉमी को वो रन कर रहे हैं, ऐसे बैंक की लिस्ट आपको देनी पड़ेगी। तो 2014 में RBI ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम भी एक लिस्ट देंगे जिसमें हमारे DSIB बैंक होंगे। और 2015 में SBI का नाम RBI ने सजेस्ट किया। 2015 में हमारा जो पहला DSIB बना था, जो हमारा पहला डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक 2015 में RBI के द्वारा अनाउंस किया गया था, वो SBI था। फिर हमने 2016 में अगर आप देखोगे तो ICICI बैंक और 2017 में HDFC बैंक को बनाया था। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे वापस से RBI ने आइडेंटिफाई किया है कि SBI, ICICI और HDFC बैंक हमारे देश के डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंट बैंक हैं और इनके लिए 5 अलग अलग बकेट होती हैं। बकेट 1, 2, 3, 4 एंड 5। बकेट 5 सबसे बड़ी होती है, बकेट 1 सबसे छोटी होती है। ठीक है ना, उल्टा सीक्वेंस होता है। मतलब जो बैंक के पास हमारी ज़्यादा कंट्री की GDP का ज़्यादा परसेंटेज अमाउंट में मनी है, ज़्यादा असेट है, जिस बैंक के पास ज़्यादा असेट है वो ऊपर रहेगा बकेट 5, बकेट 4 में। जिनके पास कम असेट्स हैं
वो आपको नीचे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बकेट 1 में शामिल है ICICI बैंक, बकेट 2 में HDFC बैंक है। इसका इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले 1 में था, अभी 2 में चला गया। और 1 से 2 में जाने का यहाँ पे एक ही रीज़न है, इसका मर्जर, क्योंकि आपको मैंने सिखाया था कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड जो है इनका मर्जर हो गया। जब किसी बैंक का मर्जर होगा तो ऑब्वियस सी बात है असेट बढ़ेंगे ना, तो असेट बढ़ गए तो इसलिए बकेट 2 में चला गया। एंड 4th नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 5th नंबर पे बकेट में हमारा कोई भी बैंक नहीं है अकॉर्डिंग टू द RBI। क्लियर है इतनी चीज़ें? बस यही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। डन। चलिए अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन हम कर लेते हैं। पहली न्यूज़ है कि चाइना से हमको एक नई स्पीसीज रेप्टाइल की मिली है जिसका नाम है वेंग्स गार्डन लिजार्ड। ओके, अब यहाँ पे एक मिशन है जिसका नाम है स्लिम मिशन, मतलब स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ये जापान का मिशन है, जापान ने इसे लॉन्च किया था और फाइनली ये चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुँच गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया ने पहली बार रुपये में पेमेंट की है फॉर द परचेजेज ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम UAE। तो क्रूड ऑयल को हमने परचेज किया UAE से और पहली बार हमने यहाँ पे इंडियन रुपये में पेमेंट की है। इसरो ने कहा है कि इंडिया का पहला एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट हम 1 जनवरी 2024 में लॉन्च करेंगे। बेसिकली इसका मकसद क्या है इस प्रोग्राम का? इसका मकसद ये है कि जो भी एस्ट्रॉइड या दूसरे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जहाँ से एक्स-रे गामा रेज आती हैं उनकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदर करना। ठीक है, नेक्स्ट है, आप लोग ने एक न्यूज़ देखी होगी कि एक फर्टिलाइज़र प्लांट था नॉर्थ चाइना चेन्नई में, इन्नूर में। तो चेन्नई के इस फर्टिलाइज़र प्लांट से अमोनिया गैस लीक हुई और कई सारे लोगों को इसके कारण हॉस्पिटल जाना पड़ा। नेक्स्ट है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने IIT बॉम्बे के साथ यहाँ पर एक पार्टनरशिप की है और वो लॉन्च करने वाले हैं भारत GPT प्रोग्राम। तो भारत GPT प्रोग्राम IIT बॉम्बे और रिलायंस साथ में करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कैबिनेट की अभी मीटिंग हुई थी जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा ये फैसला लिया गया है कि कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन ऑकलैंड ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सुलेट जनरल इंडिया का ऑकलैंड न्यूजीलैंड में ओपन किया जाएगा जिससे दोनों देशों के बीच में, न्यूजीलैंड और भारत के बीच में और अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन को शुरू किया जा सके। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम क्या कर दिया जाएगा? तो अयोध्या धाम कर दिया जाएगा, ऑप्शन A। नेक्स्ट है, सोनी स्पोर्ट नेटवर्क के द्वारा किसे फुटबॉल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बात हमने कल डिस्कस की थी। कार्तिक आर्यन इज द राइट आंसर। बिस्लरी, बताओ, ये तो पता चल ही गया है, दीपिका, ऑप्शन D। CS राजन, इन्हें किस बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर बनाया है? आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन D इज द राइट आंसर। रिलायंस जियो किसके साथ, मतलब IIT बॉम्बे के साथ मिलकर क्या लॉन्च करने वाला है, कौन सा प्रोग्राम? तो भारत GPT प्रोग्राम। नेक्स्ट है, DMDK पार्टी के फाउंडर जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है उनका नाम क्या था? तो आंसर है विजयकांत, एक्टर एंड पॉलिटिशियन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। हर साल एक यूथ फेस्टिवल होता है जिसका नाम है कार्वी यूथ फेस्टिवल। एनुअल प्रोग्राम है, हर साल होता है, तो 2024 में भी होगा और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो आप मुझे बताओ कि कार्वी यूथ फेस्टिवल 2024 कहाँ पर होगा? क्योंकि हर साल होता है, लोकेशन स्टेट भी फिक्स है। आप बस उस स्टेट का नाम हमें कमेंट में बता दीजिए, बाकी सारी बातें हम आने वाले वीडियो में कर लेते हैं। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।